हेलो गाइज, आज हम अपनी साइकोलॉजी की जो नेक्स्ट क्लास है उसको शुरू करते हैं। अब इससे पहले हम साइकोलॉजी का मीनिंग और साइकोलॉजी के जो अलग अलग फिलोसफर हैं कि साइकोलॉजी का वो कौन सा विषय मानते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब सब मनोविज्ञान के संप्रदाय की कौन कौन से संप्रदाय, कौन कौन से स्कूल हैं, मतलब संरचनावाद के अंदर क्या है, क्या मानते थे, फिर आपका फंक्शनलिज्म है, प्रकार्यवाद है, बिहेवियरिस्टिक है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, मनोविज्ञान में किसी संप्रदाय से तात्पर्य है। अब संप्रदाय स्कूल क्या है भाई? स्कूल के अंदर ये होता है कि कोई भी एक समूह होता है, एक ऐसा समूह है जिसके अंदर उन सभी लोगों के एक विचार समान, इक्वल क्या हो, उनकी थिंकिंग हो, भाई सभी सेम सोचते हो उसके बारे में, उनकी विधियां हो और सेम सभी को सभी क्या उसको फॉलो करते। ये ना हो कि सबके ओपिनियन अलग अलग हो, सभी के ओपिनियन क्या होने चाहिए भाई? सेम होने चाहिए। क्लियर? अब बस वस्तुतः 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान के दृष्टिकोण, विषय वस्तुओं, विधियों में से के संबंध में मतभेद हो गए थे। कोई कह रहा था मनोविज्ञान आत्मा, देखिए इससे पहले भी हमने पढ़ा था, कोई कह रहा था आत्मा का विज्ञान है, फिर कह रहा था मन का है, फिर कह रहा था मेंटल एक्टिविटी का है, फिर उन्होंने कहा ना ना ये तो मैं कुछ नहीं है, ये क्या है, पूरा का पूरा जो ह्यूमन बिहेव है ना उसका है। क्लियर? कई समूह में विभक्त होकर अपनी अपनी विचारधारा में चिंतन प्रणाली के साथ मनोविज्ञान के अध्ययन में लग गए। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय मतलब स्कूल कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले आता है संरचनावाद। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए संरचनावाद के जनक कौन है? ठीक है, ऐसे भी बन सकते क्वेश्चन। अब आता है फर्स्ट, हमारा आता है स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं वो विलियम वुंट है। संरचनावाद के जो प्रमुख हैं, मतलब फेमस है, वो कौन है भाई? जिनका मतलब ओरिजिन बोल सकते हैं, जिन्होंने डेवलप किया, उनके बारे में अपनी ज़्यादा थिंकिंग दी, वो कौन है? विलियम वुंट है। इन्होंने 1879 में लिपजिंग, जो जर्मनी का विश्वविद्यालय, वहाँ पे क्या की थी? पहली मनोवैज्ञानिक लेबोरेटरी ओपन की थी। और उसका अब नाम क्या है? अब उसका क्या नाम है? कार्ल मार्क्स। पढ़ लिया था नहीं हमने पहले भी? हाँ। प्रथम मनोविज्ञान स्थापित की। मनोविज्ञान एक अलग एवं स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया गया। पहले तो इसको किसका मानते थे? जो फिलोसफी होती है ना उसी का पार्ट मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा ना, अब जो हमारी साइकोलॉजी है वो एक अलग विषय है, वो उसका पार्ट नहीं है। वुंट है उनके सहयोगी, उनके जो फॉलोवर थे, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मतलब अंतरदर्शन विधि का प्रयोग करके प्रयोगशालाओं में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए। वुंट है उनके अनुयायियों को संरचनावादी माना जाता है। वुंट के साथ जितने भी उनके फॉलोवर थे वो सभी के सभी क्या थे भाई? वो सभी के सभी संरचनावादी जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसको मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी। उन्होंने कहा जितने भी हमारे जो कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी है ना, वो हम एक्सपीरियंसेस हमारे, वास्तव में वो एक क्या है? संरचना है। संरचना मतलब एक स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप जो बोलते हैं ना वो है, जो अनेक मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी। अब कोई भी चीज़ है उसको हम उसके बारे में अगर सोचते हैं तो हम क्या करेंगे? ये तो है नहीं कि डायरेक्ट हमारे सामने उसका कोई भी, अगर सपोज करो हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये तो है नहीं कि हम डायरेक्टली उस प्रॉब्लम के बारे में हम क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, हम कुछ ना कुछ तो उसके बारे में, अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, फिर स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉब्लम है तो उसके अलग अलग क्या होंगे, सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश करेंगे। डायरेक्ट एक पे नहीं पहुंच सकते, वो रेयर चांस होते हैं। अदरवाइज तो हमें क्या करेंगे? अलग अलग उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्लियर? जो अनेक मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी। ऐसा लगता है संरचनावादी रसायन शास्त्र में रासायनिक यौगिकों के रासायनिक जो केमिस्ट्री होते हैं ना उसके बारे में बता रहे हैं। तत्वों में विभक्त कर अध्ययन की प्रक्रिया से प्रभावित थे। अब वुंट के अलावा और कौन कौन आ सकता है इसके अंदर? ईबी टिचनर है, एडवर एंड वेडफोर जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी मनोविज्ञान मानते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका क्या बनेगा। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संरचनावाद के जनक कौन है? तो आप बताओगे विलियम वुंट। ठीक है। इन्होंने कब मनोविज्ञान, सॉरी हाँ, जो लेबोरेटरी है वो ओपन की थी, तो 1879 में। कहाँ की थी? जर्मनी में। कहाँ? लिपजिंग जो विश्वविद्यालय, अब उसका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स है। और किसके बारे में? मनोविज्ञान जो हमारा व्यवहार है उसके बारे में अध्ययन। अब ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्कूल है साइकोलॉजी का जिन्होंने ये मानना है कि जो मनोविज्ञान है ना वो एक अलग विषय है। पहले तो इसको फिलोसफी का ही माना गया था, लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि ये अलग विषय है। तो ये किसने कहा था? स्ट्रक्चरलिज्म है, इन्होंने ही कहा था। इसके जो जितने भी फॉलोवर हैं उन्होंने, उसमें विलियम वुंट आ गया। और पूछ सकते हैं कि विलियम वुंट के अलावा संरचनावाद के अंदर और कौन कौन आता है? तो ईबी टिचनर आता है, एडवर्ड एंड वेडफोर ये आते हैं। क्लियर?
अब देखिए इन्होंने क्या-क्या बताया। इन्होंने कुछ ना कुछ अपने ओपिनियन, जब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र अलग करके एक स्वतंत्र विषय होने का गौरव प्रदान दिया, वो किसने किया? संरचनावाद ने दिया। सेकंड, व्यवहार के अध्ययन के अंतर्दर्शन विधि उपलब्ध कराई। उन्होंने हमारा जो बिहेव है ना उसकी इंट्रोस्पेक्शन विधि कि एक तो होता है इंट्रो, एक एक्सट्रोगत। इंट्रो अंदर, हमारे अंदर क्या चल रहा है, किस चीज के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, वो सब चीजें हमें यहाँ से पता चले। फिर है व्यक्तिगत ढंग से मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए अब हमारा जो व्यवहार है उसका हमें एक स्टेप बाय स्टेप क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो उसकी भी प्रयोगशाला जो सबसे पहले लेबोरेटरी ओपन की गई थी वो भी किसने की थी? स्ट्रक्चरलिज्म के जो फॉलोअर थे उन्होंने, और उसके अंदर विलियम वुड, ईवी टिचनर, एडवर और वेडफोर, ये चारों आते हैं। क्लियर? लेकिन प्रक्रिया के स्थान पर केवल संरचना, अब इन्होंने कहा प्रोसेस नहीं, प्रोसेस की जगह इन्होंने स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, और संरचनावाद की सबसे बड़ी कमी यही थी। अब कोई भी जो मेथड आता है या कोई भी अलग जो स्कूल आएगा, अलग जो आता है, तो वो क्या होगा, पहले वाले के अंदर कोई ना कोई तो डिमेरिट होंगे, है ना, उनको ही बताएंगे भाई इसके अंदर ये गलतियां हैं, इन्होंने इस चीज पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग मेथड या अलग जो हम जो अब इसके अंदर जो संप्रदाय है उसका क्या होगा, ओरिजिन होगा, वो बताएंगे नहीं, इस ऐसे अभी मनोविज्ञान। अंतर्दर्शन विधि में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीय, वैधता की कमी के कारण संरचनावादियों के निष्कर्षों की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई। अब इंट्रोस्पेक्शन जो हमारी जो मेथड है इसके अंदर ना तो ऑब्जेक्टिविटी थी, है ना उसके अंदर रिलायबिलिटी थी, और ना ही वो वैलिड था। अब ये तीनों चीज़ों के लिए, अब कोई भी जो अगर हम टेस्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर मस्ट होती हैं, होती है नहीं होती? वस्तुनिष्ठता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, और वैधता होती है। जब ये तीनों ही चीज़ नहीं है तो फिर वो किस काम की? तो इस वजह से इसको नेगलेक्ट किया। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनलिज्म। अब इसको बोला हिंदी में प्रकार्यवाद। अब ऐसे ही हम देखेंगे इसको नेक्स्ट, प्रकार्यवाद। यस, मनोविज्ञान में प्रकार्यवाद संप्रदाय का प्रमुख जो प्रवर्तक है विलियम जेम्स है, और उसमें कौन सा? विलियम वुंड है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये विलियम जेम्स है, ठीक है। विलियम जेम्स डार्विन विकासवाद जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से प्रभावित है। इन्होंने मन के अध्ययन में जीव विज्ञान की प्रवृत्ति को अपनाया तथा बताया कि अनुभव को तत्वों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने तो देखो केमिस्ट्री के अंदर जो अलग अलग तत्व उनको डिवाइड कर दिया, पर इन्होंने मना कर दिया कि हम इनको अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। इनके अनुसार मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं जितना कि मन के कार्यों को जानना। भाई मन कैसे बना, उसकी छोड़ो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन हम ये देखेंगे वो काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। अब सपोज करो कोई भी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी कैसे बनी है? भी हमारी बॉडी है, ये स्ट्रक्चर है सपोज करो हमारी बॉडी का, ठीक है। हम ये देखेंगे हमारा काम कैसे कर रहा है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। प्रकार्यवादियों ने अपने अध्ययनों के द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति वातावरण के साथ समायोजन करने में मानसिक अनुभव को किस प्रकार प्रयोग करता है। फिर उन्होंने कहा अगर हमें कहीं भी एडजस्टमेंट करनी है तो उसके अंदर हमारे जो मेंटल एक्सपीरियंस, भाई पहले अगर पास्ट में हमने ऐसा किया तो हम उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे, या फिर हम एट प्रेजेंट जो कुछ नया अगर एडजस्ट करें तो हम उसमें क्या करेंगे, अपने आप उस वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वहाँ हम अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। वस्तुतः प्रकार्यवाद का प्रमुख बल अधिगम प्रक्रिया तक केंद्रित था। अब इनका भी क्या रहा, भाई सीखने तक ही, इन्होंने कहा जो लर्निंग है ना वो हमारा फोकस रहेगा, मेन बिंदु रहेगा, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं। जॉन डीवी नामक प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक शिक्षा शास्त्री प्रकार्यवाद के प्रमुख समर्थन रहे थे। अब इनके फॉलोवर कौन रहे थे? विलियम्स जेम्स ने तो इनको क्या किया था भाई, उन विलियम्स जेम्स ने तो प्रकार्यवाद के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन उनको फॉलो किसने किया था? जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी कहाँ के दार्शनिक थे? अमेरिका के। फिर उसके साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे, ठीक है। अब आता है जे एन कैटल, ई एल थॉर्नडाइक और आर एस वुडवर्थ जैसे विचारकों ने प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अब देखिए इसके अंदर 5 मेंबर हो गए। सबसे पहले विलियम जेम्स हो गया, उसके बाद जॉन डीवी फॉलोवर बन गए थे इनके, उसके बाद जे एन कैटल, ई एल थॉर्नडाइक और आर एस वुडवर्थ जो है, इन्होंने प्रकार्यवादियों को क्या दिया? वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, मतलब इन्होंने साइंटिफिक बताया उसको। निसंदेह मनोविज्ञान के प्रकार्यवादी संप्रदाय के संरचनावादी संप्रदाय की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी स्वीकार किया गया था। हाँ देखिए कोई भी एक स्टार्टिंग में चीज आती है, उसके बाद जो भी नेक्स्ट आती है, मान लो आपने एक कोई भी एग्जाम दिया उसमें आप हो गए फेल, तो आप नेक्स्ट में जरूरी नहीं आप फेल हो, हाँ आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो, जो आपके पहले वाले बिग पॉइंट है उन पर आप वर्क करोगे, है ना। तो इस वजह से जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म था ना उससे ज़्यादा हमारा जो फंक्शनलिज्म है ना इसको एक्सेप्ट किया गया। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास बाद में फंक्शनलिज्म को भी क्या कर दिया था? नेगलेक्ट कर दिया था, और उसकी जगह जो नेक्स्ट आ गया था वो क्या आ गया था?
बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करोगे। ओके।